नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बोला कि एक नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका मोटा मोटा मतलब आप यह समझ लीजिए कि निजी हाथों में कुछ चीजों का जाना। लेकिन उन्होंने तर्क में यह जरूर बोला कि हम बेच नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स को हमने सब कुछ दे दिया। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि किराए पे दिया जा रहा है कि आप आइए, काम कीजिए और उसमें फिर वापस कंट्रोल जो है वो सरकार के पास रहेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन कहा गया, जिसके तहत सरकार 2025 तक तमाम चीजों को इस तरीके से किराए पे उठाकर 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का योजना बना रही थी। अब यह हो गई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने यह बोला कि यह बेच दे योजना है, यह देश को बेच देने की योजना है और सरकार अपने चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों के जो साथी हैं 3-4, उनको लाभ पहुंचाने हेतु यह कार्रवाई कर रही है, जिसमें स्टेडियम भी कुछ समय के लिए दे दिया जाएगा, पोर्ट्स दे दिए जाएंगे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आपकी सड़कें, सारी चीजें। अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस का यह कहना कि यह बेच दे योजना है, यह सरकार का ओएलएक्सीकरण हो गया है जिसमें वो सब कुछ बेच देना चाह रहे हैं। वहां सरकार का यह कहना है कि यह किस तरीके की खराब बात है और तथ्य से परे बात है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी राज्यों में, चाहे वो सड़कें हों या और चीजें हों, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के तहत पैसे रेज करने की कोशिश की गई है। तो क्या वो भी कांग्रेस सरकारें बेचने में लगी हुई हैं? तो निजीकरण पर क्या रहे योजना, कौन सही है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या सरकार या विपक्ष? तो सवाल इंडिया का आज जो है वो है ये, निजीकरण मोदी सरकार के लिए जरूरी है या मजबूरी है? सबसे पहला सवाल तो ये, क्योंकि इकोनॉमी की हालत आप लोग जानते हैं। दूसरा सवाल 6 लाख करोड़ का है, सबसे बड़ा सवाल कि ये 6 लाख करोड़ आएंगे कैसे? अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये किस तरीके से आएगा। क्या बिना निजीकरण सरकार इतना पैसा जुटा सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो राजनीति तो रहेगी ही, उस पर तो चर्चा हम करेंगे ही। उसके साथ साथ अर्थशास्त्रियों से यह भी पूछेंगे कि क्या बिना निजीकरण किए हुए यह पैसा नहीं जुटाया जा सकता था? मैं स्वागत करना चाहता हूं अमन चुग जी, अर्थशास्त्री हैं, आकृति भाटिया, आप भी अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है। और हमारे राजनीतिक पैनल में अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी। तो सिंह साहब, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक ये बताना चाहा, चेताना चाहा कि ये जो होगा ये बहुत गलत होगा, इसमें सारी चीजें बिक जाएंगी, निजी हाथों में चली जाएंगी और लोगों की नौकरी चली जाएंगी, और खासतौर से युवा वर्ग की नौकरी चली जाएगी। तो सतर्क हो जाएं। ये विश्लेषण क्यों, सिंह साहब? नहीं, इस विश्लेषण में कमी कहां है? जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से कर क्या रहे हैं? इस देश को बेच ही तो रहे हैं और असत्य बोल रहे हैं। आपको याद है बनारस में जब वो रेलवे के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि हम रेलवे, कौन कह रहा, अफवाह फैला रहा है कि रेलवे क्यों बिक रही है, और उसके बाद रेलवे के टेंडर्स हो रहे थे। तो मोदी तो खुद ही असत्य इतना बोलते हैं। और क्या किया इस देश का मोदी जी ने? हमारे देश की इकोनॉमी कहां पे है दुनिया की इकोनॉमी के तुलना में? हम कितने -27% तक जा चुके हैं। 7 वर्षों में 80 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा ले रखा मोदी जी ने। रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा ले लिया, सारे बैंकों को बिठा दिया, अपने मित्रों को 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, बैंकों के कई लाख करोड़ भ्रष्टाचार में चले गए, कितने बैंकों को डुबा दिया। और देखिए, जितने प्रॉफिट के हमारे एसेट हैं वो सारे बेचे जा रहे हैं, कमाई हो नहीं रही है। ये सरकार का सिर्फ ध्यान चुनाव लड़ना, सरकार सत्ता में आना, पैसा और पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है संकेत जी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को सोने की चिड़िया को लूटा था, बर्बाद किया था, उसी तरह इस देश की सोने की चिड़िया जो 70 वर्षों में इस देश के लोगों की मेहनत से कांग्रेस का नेतृत्व बनाया गया, इस सोने की चिड़िया को लूट रही है बीजेपी। ये शुरुआती वक्तव्य आपने रख दिया। अब मैं आलोक वत्स जी आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है, वो एक डर
बता रहे हैं कि सबसे बड़ा डर यह है कि ये चुनिंदा कुछ लोगों के हाथ में जाएगा, क्योंकि ये बनाए इस तरीके से गया है कि कुछ ही लोग हैं जो कॉर्पोरेट घराने हैं जो कि ये सब ले पाएंगे, और वो घराने सरकार के करीब हैं, तो ये उनको लाभ पहुंचाने के लिए है, ना कि और कुछ। आलोक जी का कनेक्शन ही टूट गया, अभी इसको जरा ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। आलोक जी वापस आ गए। जी आलोक जी, आपने अगर मेरा सवाल सुन लिया हो तो आपका जवाब। मैंने सवाल सुन लिया है। कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, लेकिन इसमें कहीं सत्यता नहीं है। जो पीएसयूज हैं जो पुराने समय के हैं, 60 साल 65 साल पुराने, उस समय उनका एक जब बनाया गया था तो उसका एक था कि हाँ जी ये सही है। उस समय वो सरकार में काम कर रहा था और प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन अब ये समय आ गया है कि उनको मॉडर्नाइज किया जाए। वो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। और मोदी जी ने अगर इस चीज को आगे बढ़ाया है तो देश के हक में है। कांग्रेस के समय में भी बहुत से प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। इस पर ये सवाल जब पूछा गया राहुल गांधी से, उन्होंने कहा हाँ हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम क्या निजी हाथों में देते थे उस पर बड़े सख्त थे। जैसे हम ट्रेन या रेलवे से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण चीज निजी हाथों में नहीं देते, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है। हमने इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बोला है कि रोड मैप फॉर प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी एंड स्टेक होल्डर मैपिंग विल बी फॉलोड। कहां ये लिख दिया है कि फलाने व्यक्ति को हम दे रहे हैं? हो सकता है बाहर के मुल्कों के लोग भी आए उसमें पार्टिसिपेट करें, और इसमें कोई शक नहीं है संकेत जी कि अगर प्राइवेट हाथों में जाता है तो उसमें बहुत सी चीजें इंप्रूव करती हैं। जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आता है। कुछ बोलूं मैं कुछ बोलूं? हाँ, अखिलेश जी, इन्वेस्टमेंट आता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होता है, तो इस चीज को आगे बढ़ावा मिलेगा। और जो हमने नहीं, सवाल इसमें यह है कि क्या चीज आप निजी हाथों में दें, भले ही किराए पर दें या कुछ समय के लिए दें, लेकिन क्या चीज दे दें? क्योंकि एक सवाल जो ये उठाया जा रहा है कि भाई जो लॉस मेकिंग है, जो बोझ बन गया है। अब आकृति भाटिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सेकंड आलो, सब लोगों का बयान ले लूं, उसके बाद आऊंगा। सब लोगों का बयान ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। आकृति भाटिया, एक ये तर्क दिया गया कि जो लॉस मेकिंग वेंचर हैं या जो सरकार जिसको नहीं चला पा रही है उसको निजी हाथों में दे दे, ये कांग्रेस पार्टी भी करती थी। लेकिन उस समय की आलोचना और इस समय की आलोचना में एक जो समानता है वो ये है कि पहले तो सरकार जनता का पैसा इस्तेमाल करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद फिर उसको ठीक से चला ना पाए, और जब वो ठीक से ना चले तो आप निजी हाथों में दे दें। ऐसे कितने तमाम उदाहरण हैं, और ये कांग्रेस पर भी आरोप लगता था। देखिए संकेत जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लग रहा है कि अपना घर का सोना बेचने से ये अमीर हो जाएंगे, और ये जो फिर कैश है, जो कैश की कमी, अभी दिवालियापन है सरकार के अंदर, इसको सब जानते हैं, और उसको जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स है सरकार की उसे भी बेचा जा रहा है। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन और मॉनेटाइजेशन का जो नाम लेके ये जो पूरी धारा इन्होंने चलाई है, जिसको ये रिवर्स कर रहे हैं, जो नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के समय से हुआ था, जो एसेट्स बिल्ड हुए थे देश के, ये मैं इसको बोलना चाहूंगी एंटी नेशनलाइजेशन कर रही है बीजेपी का। एंटी नेशनल बोलने का काफी शौक है, लेकिन ये लोग दीन बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, फलक से जमीन तक जितना पूरा हिंदुस्तान है उसे बेच देंगे। और यही मोदी जी जो थे वो बोलते नहीं। आकृति जी, अगर देखिए ऐसा है, मैं एक अर्थशास्त्र के मामलों के विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो किया है, जो रोड मैप एक दिया है, उसमें आप कहां खोट देखती हैं? क्योंकि सरकार का यह कहना है कि ये सारी सरकारें करती हैं। अगर आप 2008 से 2014 को कंपेयर करें, 2014 से 2020 तक, तो जो एनपीएस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, उसमें 363% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो यहीं से आप देख पाएंगे कि क्या अंतर है राज्यों में। और जो मनमोहन सिंह के टाइम पे होता था स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट,
यानी गिने चुने क्षेत्रों में गिना चुना जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होता था। यहां पर पूरे प्रॉफिटेबल एंटिटीज, LIC हो गया, आपका एनर्जी का क्षेत्र, रोडवेज, रेलवेज, और ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार ये कहती है, नहीं मैं तो बस एक दलील, क्योंकि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, इस वजह से मैं, सरकार की ये जो बात है कि वो हम बेच थोड़ी रहे हैं, ये रहेगा सरकार के नियंत्रण में ही। देखिए, आप 2014 से और उससे पहले से भी जितने स्पीचेस देख लें, ये मंशा बेचने की आपको हमेशा नजर आएगी, अलग अलग बजट सेशंस में, अलग अलग अनाउंसमेंट्स में। और इसमें नहीं, कैसे ये डर, ये अगर आप जरा बता पाए, आपका क्या डर है कि पहले कुछ समय के लिए देंगे और उसके बाद बेच देंगे? नहीं, मैं तर्क समझ लूं। हाँ, अभी बोल रहे हैं कि रास्ते और खुलेंगे और ये होता भी जा रहा है। चाहे आप देखें कि LIC जैसी प्रॉफिटेबल एंटिटी को भी सिर्फ 46% तक लेके आ गए और धीरे धीरे उसमें ठीक भी। है, चुप साहब, आप इस पर जवाब देंगे। मैं सिंह साहब आ रहा हूं वापस, जरा सारे पैनलिस्ट से मैं सारे पैनलिस्ट से पूछ लूं। चुप साहब, इससे जो इकोनॉमी है वो और डाउन जय हिंद है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि कहीं पे भी हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्सी या कतार पे नहीं है, तो आई थिंक वो तर्क बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट हमेशा एज अ रेगुलेटर काम कर सकती है मैनेज करने के लिए इकोनॉमी को, जिसमें जीडीपी को बढ़ाना या मैनेजिंग इन्फ्लेशन, जिसमें बेस्ट पॉलिसीज गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर काम कर सकती है, मगर गवर्नमेंट एज अ बिजनेसमैन काम नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है। ड्यूरिंग 1969 से लेकर जो 1976 के फेज में जब वेरियस सेक्टर्स को जब नेशनलाइज किया गया, जो बताया गया अभी, वो हम सबको पता है कि बैंकिंग, पावर, ऑयल पूरा डिस्ट्रप्शन कर दिया। इनफैक्ट आपको याद होगा बर्मन शेल जैसी कंपनी, कार्लटेक्स जैसी कंपनी, उन सारों को खत्म कर दिया नेशनलाइज करके। नेशनलाइज जो PSU बैंक्स बने, वो अल्टीमेटली कई PSUs को इतनी देर से फंड करते रहे एंड वो लॉस मेकिंग बनते रहे, जो कि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समझ आ गया, जिसके कारण उसको प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन खोला गया। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट की बातें जब करती है सम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको प्राइवेटाइजेशन ना माना जाए, क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट है। प्राइवेटाइजेशन में जब आप बात करें तो हम ये कह सकते हैं, हाँ जी 51% से ज्यादा अगर मैं स्टेक बेचना चाहता हूं तो प्राइवेटाइजेशन है। वहां पे जहां पे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अगर गवर्नमेंट से नहीं संभल रही हैं और उसका भी तो अल्टीमेटली एक्सचेकर के ऊपर या टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन है, तो मेरे को लगता है उसको प्राइवेटाइज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। रही बात ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम है, ये आइडली बड़े क्लियर लफ्जों में अगर हम देखें, इसमें लीजिंग ऑफ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को करा जाएगा ताकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाए। एंड यहां पे जो 6 लाख करोड़ का जो पूरा रेवेन्यू अगर हम मॉडल देखें, बड़ा क्लियर कट समझ आता है कि 6 लाख करोड़ हमें कहां से मिल सकता है। पावर सेक्टर है, रेलवेज है, रोड्स है। हाँ, यहां पे कैची पॉइंट ये है कि उतना ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है, जिसमें जैसे कि हम इनविट्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, आपने बोला है ये जो विजन है सरकार का, एक सेकंड आकृति, मैं अखिलेश सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। अखिलेश जी, आपने सुना, राजनीतिक जवाब भी सुना और अर्थशास्त्री क्या समझते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं वो भी सुना। अब आपका विश्लेषण। संकेत जी, देखिए, ये सरकार शुरू से सबको पता है कि हम दो और हमारे दो की सरकार है, दो विक्रेता है, दो ही क्रेता है इस देश में। अब ये कह रहे हैं कि लॉस मेकिंग कुछ यूनिट्स हैं, मैक्सिमम तो प्रॉफिट वाली हैं। लॉस मेकिंग इन्हीं के समय हुई है। BSNL किसके समय लॉस मेकिंग हुई? JBI तो प्रॉफिट में थी। रेलवे किसके समय लॉस मेकिंग हुई? जितनी और भी कई, भारत पेट्रोलियम क्या लॉस मेकिंग है? ये क्यों बेच रहे हैं? क्या बनाया क्या है आपने? आपको बेचने का क्या अधिकार है? एक बताओ ना कि आपने कमा के बनाया हो, खड़ी की हो। और देखिए, ये अभी जो शास्त्री जनाब बोल रहे थे, ये इंडस्ट्रियलिस्टों की भाषा, कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट होता है। जो हमारी कोर चीजें हैं जिससे गरीब का भला होता है, वो बिजनेसमैन के हवाले नहीं किया जाता है। समझे ना जनाब? रेलवे जो है देश के गरीबों की धड़कन है। गरीबों की, प्लीज सुनिए, सुन लीजिए, रेलवे जो गरीबों की धड़कन है। आप पेट्रोल से कितना पैसा कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? आप कारोबार नहीं बढ़ा रहे हैं, व्यापार नहीं बढ़ा रहे हैं। आप वो बढ़ाएंगे तो अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, अपने आप आपको टैक्स मिलेगा। लेकिन आप सब पूरा हिंदुस्तान गरीब होता जा रहा है। हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। अब दो मित्रों के पैसे दुनिया में बढ़ गए, सब हिंदुस्तानी गरीब हो गए, लेकिन वो दो मित्र इतने अमीर हो गए कि पूछिए मत। क्या जवाब है? सबसे पहले चुग साहब का राइट टू रिप्लाई। चुग साहब, सबसे पहले आपका राइट टू रिप्लाई, उसके बाद मैं आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा। हाँ, पहली बात तो जिन दो की ये बात कर रहे हैं, वो दो अभी 5 साल में तो पैदा हो ही नहीं है, वो तो कई सालों से इनफैक्ट
2007 में 11th richest person थे, 2013 में वो 7th largest person थे, richest person थे, उनको कई ऐसी डील्स 2007 2013 एक करके मेरे को खत्म करने दीजिए, एक करके वो अपनी बात को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए जो मैं बोलना चाहता हूं। नहीं, जो हम दो की बात कर रहे हैं उनका जो क्यों बेच रहे हैं उनका जो बताएंगे आप पहले दो की बात करें, मैं इसको खत्म करता फिर मैं बैंक पे भी आ जाता हूं। जो दो की हम बात कर रहे हैं उनका कौन सा बैंक घाटे में थे और कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बड़ा है उसके कारण वो अमीर हुए हैं, वेल्दी हुए हैं। अदरवाइज बिजनेस मॉडल तो उन दो को आपके टाइम पे सबसे ज्यादा मिला। अगर हम कहीं पे भी रिपोर्ट्स देखें जो वेल्थ एक्यूमुलेशन उन दो की हुई है, झूठ बोल रहे हो आप, क्यों झूठ बोल रहे हो? सबसे ज्यादा हुई है हमारे समय से सारे उनकी 50 साल में रही थी, अगर हम से जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है, अगर हम ध्यान से देखें, जहां भी आप ये कह रहे हैं कि हमने 80 लाख करोड़ का डेट ले लिया, 80 लाख करोड़ ये बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान नहीं है। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि 2014 में जीरो था, तो आपको पहले जानकारी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 2014 में जब ये इकोनॉमी 1 ट्रिलियन एक करके आवाज ऐसे समझ में नहीं आएगा। अखिलेश जी का काउंटर। हाँ अखिलेश जी बताइए, इनको कहां से लाए हैं? अभी कहिए 2 मिनट समझ लीजिए, मैं पार्लियामेंट का बजट दिखा दूं। 7 सालों में 80 लाख करोड़ कर्जा लिया है और 67 सालों में 56-57 लाख करोड़ रुपया भारत ने कर्जा लिया है। अब बजट में फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है, बजट में जो डेट होता है डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं होती है, हर साल 11 बजट में फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड शोर शराबे में बात दब जाएगी। आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए मेरा सवाल आकृति से यही था कोई जानकारी और अर्थशास्त्रियों से यही था कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि पहले जो चीज जो ठीक से चल रही थी वो खराब व्यवस्था की वजह से लॉस में आई, और लॉस में आई तो ये हुआ कि भाई चलो अब ये लॉस में आई, ये किसी को दे देते हैं कि वो इसको प्रॉफिट में ले आए। वेलफेयर स्टेट का फिर सिस्टम कैसे चलेगा? हमारे कांग्रेस के विद्वान साथी सिर्फ गलत बयानों पर ही आगे इस डिबेट को ले जाना चाहते हैं। 2006 में एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू किया गया। किसकी रेजिम थी वो? प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में काम हुए। शुरुआत कांग्रेस के रेजिम में हुई। क्या इन्होंने बेच दिया उसको? आज जिस चुनौतियों से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं उसके लिए आगे जो हमको धन जुटाने की बात है, तो जो भी पीएसयूज है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए धन जुटाने की जो पाइपलाइन है वो कांग्रेस तो खुद कह रही है अपने आप से कि भाई हम इसके खिलाफ नहीं है प्राइवेटाइजेशन के, लेकिन आप क्या क्या बेचे जा रहे हैं या क्या क्या निजी हाथों में दे रहे हैं? बेचना तो चलिए छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल वर्ड। चलिए जो आप निजी हाथों में दे रहे हैं, क्या उसको क्या वो किए बिना पैसे नहीं कमाए जा सकते थे? ऑयल फर्म बीपीसीएल, नेशनल कैरियर एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेलीकॉप्टर सर्विसेज पवन हंस, आईडीबीआई बैंक एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? और कहां लिखा हुआ है कि ये 4 आदमी को दिया जा रहा है? इसकी एक पूरी प्रक्रिया होगी, सेक्रेटरीज का एक पूरा कमिटी बनाया गया है। एंड इट इज नॉट बीइंग प्राइवेटाइज्ड, ये बेचा नहीं जा रहा है जी। ये भी बहुत अखिलेश जी, मोनोपोली थी, मोनोपोली नहीं थी। इन्होंने चेंज किया एक्ट को कि एक ही व्यक्ति 6 एयरपोर्ट ले सकता है। कहिए गलत है? कहिए मैं गुमराह कर रहा हूं? या और एक व्यक्ति को सारे एयरपोर्ट भेज दिए गए। पहले यह था कि एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट, 1 या 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन किसने बदला? किसके लिए बदला? आपका रुकिए, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। ऑन रिकॉर्ड है, आपने नियम बदल दिया झूठ बोलने। अगर मैं शुरू करूं आपको पता नहीं है जनाब, जनाब गिनाओ ना क्या बनाए हो? अब बनाए क्या हो बताओ? 7 सालों में कौन सी यूनिट खड़ा की हो, कौन सी प्रॉफिट मेकिंग की हो बताओ? एक आप इस देश में सुई नहीं बनती थी और हम चांद और मंगल पे दुनिया की 3री-4थी महाशक्ति हैं। आपने क्या बनाया? जितना रोड का निर्माण प्रतिदिन, कौन सा रोड का निर्माण कियो? बीजेपी के समय में हुआ। अरे किस रोड का निर्माण कियो? वो आप 26 प्रतिदिन
कौन सा अरे घोटाला? झूठ बोल रहे हो, ये एक भी घोटाले झूठ का नाम बोल रहे बता हो। दे। अच्छा, अब यहाँ बीच में मुझे ये आना भी पड़ेगा, नहीं तो झूठ बोल रहे हो। तू मैं का दौर शुरू हो जाएगा, इसमें हमारे दर्शक कुछ नहीं, समझ नहीं, नहीं नहीं, पाएंगे। बोलने के आप लिए- एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, गलत बयानी कर रहे हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इस पर जो चर्चा है, निजीकरण पर जो चर्चा है, वो राजनीतिक तो हो ही रही है, लेकिन बहुत ही संयम से इसके प्रोज एंड कॉन्स जिसे कहते हैं वो नापना बहुत जरूरी है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, क्योंकि देश हित में ना होते होते कहीं ऐसा ना हो देश को नुकसान करे, जैसा कि अब अंदाजा लगाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। नारायण राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, उस पर जाएंगे सीधे, वापस लौट।